नमस्कार और आदाब। मैं अनुराधा भसीन। आज के थिंकिंग कप के एपिसोड में हम फिर चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में जो असेंबली इलेक्शंस हो रही है उसके बारे में। आपको याद दिला दें कि ये असेंबली की इलेक्शन 2014 के बाद पहली बार होने जा रही है और इस वक्त ग्राउंड पे काफी सरगर्मी मौजूद है। इस इलेक्शन में मेन पार्टीज जो हिस्सा ले रही हैं वो हैं कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनका एक अलायंस है, और उसके अलावा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुत सारी छोटी बड़ी पार्टीज भी हैं। काफी छोटे छोटे ग्रुप्स इलेक्शन में इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से कुछ इतनी छोटी हैं जिनके नाम भी किसी ने कभी सुने नहीं हो। इनमें से कई पार्टीज या कई इंडिपेंडेंट्स जो शायद ही कुछ वोट ले पाए, लेकिन उनका मुकाबले में हिस्सा लेने से कई जो मेन कंटेंडर्स हैं उनको कुछ सीटों पे फर्क जरूर पड़ सकता है। इस इलेक्शन में इंडिपेंडेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा है। पहले दो फेजेस में 145 इंडिपेंडेंट्स की नॉमिनेशंस हो चुकी हैं। टोटल कैंडिडेट्स 330 हैं इन दो फेजेस में, जिसका मतलब तकरीबन 45% इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस, और ये एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड चीज है। इसके अलावा छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका कभी नाम भी ना सुना हो, जैसे अंतरिक्षित समाज पार्टी, संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी, जो जिनकी एग्जिस्टेंस जम्मू कश्मीर में नहीं है, कहीं और इंडिया के बाकी हिस्सों में है, या जो पैन इंडिया लेवल पे हैं। कुछ पार्टीज जैसे राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, समाजवादी पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टीज, ये बहुत बड़ी पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं इंडिया के अलग हिस्सों में। लेकिन और ये इंटरेस्टिंगली दे आर पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस, लेकिन इनके भी कुछ एक दो कैंडिडेट्स जो हैं जम्मू कश्मीर से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये तीनों पार्टीज इंडिया अलायंस का हिस्सा है, और इंडिया अलायंस जिसका हिस्सा नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनके खिलाफ ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोकल पार्टीज भी हैं, जैसे जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट, जम्मू कश्मीर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी, अमन और शांति तहरीके जम्मू कश्मीर पार्टी, जिनके नाम हम में से कई लोगों ने इससे पहले सुने नहीं थे। ज्यादा कंटेंडर्स जो रेस में हैं, जो खास तौर पे जो इंडिपेंडेंस या जो छोटे छोटे ग्रुप्स जो रेस में हैं, वो कश्मीर की वादी में हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि एकदम से पार्टियों की और कैंडिडेट्स की बौछार हो रही है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पिछले कुछ सालों में जब सियासी एक्टिविटीज में एकदम से एक बिल्कुल स्टैग्नेशन आ गई थी, यानी कि लिम्बो में थी, और इस सियासी सुस्ती के बावजूद एकदम से नई नई पार्टियां ऐसे लगता है मशरूम्स की तरह जन्म ले रही हैं। तो इसी संदर्भ में कई सियासतदानों ने इसका क्रिटिसिज्म किया है, कई एनालिस्ट ने भी इसका क्रिटिसिज्म किया है। उमर अब्दुल्ला ने इसको एक कॉन्स्पिरेसी बताया है, और खास तौर पे जिक्र किया है कि अपने हवाले से कि पहले मेरे खिलाफ इंजीनियर रशीद इलेक्शन लड़ रहे थे, अब सर्जन बरकती गांदरबल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सिर्फ उमर अब्दुल्ला ने ही नहीं, हाल ही में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी जो इंजीनियर रशीद की पार्टी है, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि वो पूरी वादी में तकरीबन सारी सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये तो एक जायज सवाल है। इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा और मैन पावर दोनों बहुत जरूरी हैं।
आखिर इतना पैसा कहाँ से आता है? बहुत से कैंडिडेट्स जिनका सबको यकीन है कि उनकी जमानतें तक जब्त हो जाएंगी, वो भी इलेक्शन की दौड़ में हैं। सो आखिर वो इतना पैसा खर्च करके इलेक्शन लड़ रहे हैं? ये सवाल जरूर मन में आता है। खैर, एक जमहूरी निज़ाम है और एक जमहूरी निज़ाम में सबको हक है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें। तो कश्मीर में सवाल क्यों खड़ा हो जाता है? कश्मीर के हवाले से क्यों कहा जाता है कि क्या ये कोई कॉन्स्पिरेसी है? अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमात इस्लामी, वो अपने अपने कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंटली फील्ड कर रहे हैं, और इसके अलावा और कुछ इंडिपेंडेंट्स भी हैं जो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें से एक सर्जन बरकती है। अब जमात इस्लामी की अगर बात करें तो जमात इस्लामी ने कोई आधे दर्जन कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं अब तक, जो इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे। इस जमात इस्लामी के फिनोमिना को समझने के लिए शायद हमें तारीख के पन्नों को टटोलना पड़ेगा। हाल ही में छपे 2 आर्टिकल्स हैं जो जमात इस्लामी की इलेक्टोरल हिस्ट्री पर रोशनी डालते हैं। उनमें से एक है क्विंट में छपा शाकिर मीर का जमात इस्लामी, व्हाई डज द बीजेपी वांट एन इस्लामिस्ट पार्टी टू फाइट द JNK पोल्स। दूसरा है प्रोफेसर रेखा चौधरी का लेख जमात इस्लामी फील्डिंग इंडिपेंडेंस, लुकिंग एट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जो कश्मीर टाइम्स में ही छपा है। और जमात इस्लामी की अगर हम हिस्ट्री देखें तो 1971 में, 1972 में इन्होंने इलेक्शन लड़ना शुरू किया। 1972 में कहा जाता है कि जमात की कांग्रेस के साथ एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग के तहत इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया और 5 सीटें भी जीती। 1977 में जमात इस्लामी बैन हुई। 1987 में जमात इस्लामी ने स्पीयर हेड किया मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का लॉन्च, जो कई और दीगर फ्रंट्स के साथ या इंडिविजुअल्स के साथ लॉन्च किया गया। 1987 की जो इलेक्शंस खास तौर पे मानी जाती हैं कि वो एक रिग्ड इलेक्शन थी, और जिसके बाद मिलिटेंसी शुरू हुई, और 1987 की इलेक्शन को बल्कि माना जाता है एक मेजर रीजन मिलिटेंसी की शुरुआत का। 1989 में जब मिलिटेंसी शुरू हुई, और तो जमात इस्लामी का कनेक्शन हिजबुल मुजाहिदीन, जो एक बहुत बड़ा मिलिटेंट ग्रुप है, उसके साथ बना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाय 1997 उन्होंने जमात ने हिज्ब के साथ अपने आप को डिसोशिएट करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से जमात इस्लामी में एक रिफ्ट भी आई, और सैयद अली शाह गिलानी ने जमात से अलग होकर हुर्रियत के साथ रहना तय किया। ये जो तारीख है जमात की, ये दिखाती है कि जमात में एक इनहेरेंट कैपेसिटी है अपने आप को बदलते दौर में अडेप्ट करने की। तो इस वक्त वो अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, या उसके पीछे कोई और राज भी है? इस वक्त ये माना जा रहा है कि जमात की इलेक्शन में हिस्सा लेने से दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को काफी नुकसान हो सकता है। और CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी हैं जो कुलगाम से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको भी इसका इम्पैक्ट फेस करना पड़ सकता है। जहां तक अवामी इत्तेहाद पार्टी का ताल्लुक है, शायद इस बार उनका वो जादू ना चल पाए जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हाल ही में देखा गया था, जब इंजीनियर रशीद के मुकाबले में उतरने से एकदम से एक हलचल सी मच गई थी पूरे इलेक्शन के माहौल में। लेकिन तब और अब के कश्मीर में हालांकि ज्यादा अरसा नहीं हुआ है, तब और अब में फिर भी बहुत फर्क है। 2-3 महीने ही गुजरे हैं, लेकिन डिफरेंसेस कई हैं। एक तो वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस थी, असेंबली इलेक्शंस में कंसर्न्स और फैक्टर्स दूसरे होते हैं। दूसरा, उस वक्त एक सिंपथी वेव
इंजीनियर राशिद जो जेल में हैं, जिनकी एक बहुत क्लीन इमेज है, उनके फेवर में थी। तीसरा, एक उसमें एक सरप्राइज एलिमेंट था उनका एक इलेक्शन में सडनली हिस्सा लेना, ये जिसने लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर किया और वो उसी में बह गए। इस वक्त लैंडस्केप काफी बदल गया है और लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतनी तेज रफ्तार से ये पार्टी कैसे एक्सपैंड हो रही है, क्या इसमें कोई मैनिपुलेशन है। इंजीनियर राशिद ने चुनाव जेल से लड़ा, अब सर्जन बरकती जेल से 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, गांदरबल से उमर अब्दुल्ला के खिलाफ और बीरवा से। ये तो किसी भी नागरिक का आईनी हक है कि वो जेल में बैठकर भी इलेक्शन लड़ सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी भी प्रिजनर का, जो उससे छीना नहीं जा सकता। फिर जेल से इलेक्शन लड़ने पे इतने सवाल क्यों किए जा रहे हैं? जो कश्मीर के हालात से वाकिफ हैं, जो यहाँ की सप्रेशन लेवल से वाकिफ हैं, शायद उन्हें ये सवाल अटपटा ना लगे। जिस तरह देश भर में बीजेपी की हुकूमत, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, एनआईए जैसी इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल ऑपोजिशन, सिविल सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल्स, सहाफियों या और किसी किस्म की मुखालफत को चुप कराने के लिए करते हैं, उससे कई ज्यादा इन इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल कश्मीर में होता है, जहां पहले ही एक मिलिटराइजेशन का के माहौल में एक बहुत बड़ी डीपन्ड रिप्रेशन लेवल है। हाल ही में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए तो ईसीआई का, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका पार्टिजन रोल, जिसका झुकाव बीजेपी की तरफ था, वो भी नजर में आया। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आईं, जैसे सूरत में, उज्जैन में, गांधीनगर में, जहां नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो मिस्टीरियस तरीकों से रिजेक्ट किए गए या कैंडिडेट्स को धमका कर नॉमिनेशंस विड्रॉ करने पे मजबूर किया गया। ये सब रियलिटीज को देखते हुए या कश्मीर की रियलिटीज को देखते हुए बीजेपी जिस तरह से ईसीआई जैसी इंस्टीट्यूशन का मिसयूज कर रही है, इन सब चीजों के मद्देनजर ये सवाल जरूर मन में आता है कि कश्मीरी प्रिजनर्स, जिनको कई लेबल्स बीजेपी देती है और देश भर में नैरेटिव ऐसा चलाती है जहां पे उनको बदनाम किया जाता है, कश्मीरी जो जेल में बैठा है, जेल के बाहर भी जो बैठा है, उसको बदनाम किया जाता है, वो इलेक्शन में इतनी आसानी से कैसे उतर आए हैं, जो खास तौर पे जो जेल में बैठे हैं। उनका इलेक्शन में हिस्सा लेना, इतने ज्यादा तादाद में कैंडिडेट्स का होना, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का, ये सब चीजें जो हैं वो ग्राउंड रियलिटीज के साथ मैच नहीं करती हैं या उनसे मेल नहीं खाती हैं। पिछली जो इलेक्शन हुई थी पार्लियामेंट्री इलेक्शन की, उसमें जो पार्टीज हैं, जैसे आज़ाद की डीपीएपी, अपनी पार्टी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उनको एक बीजेपी बी टीम का खिताब कई लोगों ने दिया और उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि वोटर्स के मद्देनजर उनको देखा जा रहा था कि ये प्रॉक्सी पार्टीज हैं बीजेपी की। इस बार भी बीजेपी की बी बी टीम का टैग टैग का निशाना जो है वो कई इंडिपेंडेंट्स और स्मॉलर पार्टीज हैं। इसमें कितनी सच्चाई है या इसमें सच्चाई नहीं है, इसका फैसला तो हम नहीं कर सकते। हमारा काम है आप तक फैक्ट्स को एक पर्सपेक्टिव में रखना। आप खुद सोचिए और कई पहलुओं से सोचिए और खुद अपना फैसला कीजिए। इलेक्शन से जुड़े मुद्दों पर हम चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे। Hello, I'm Anuradha Bhasin, the managing editor of the Kashmir Times, which is now available in a digital format. We bring you in-depth coverage and news analysis to combat the erasure of Jammu, Kashmir and Ladakh.
For this, we need your support. Join us in our fight. Become a member today by paying an amount of your choice. Also, subscribe to our YouTube news channel and our newsletter for free. Thank you.